टेंट छोड़ दो, सारे इक्विपमेंट छोड़ दो, सब कुछ खाना पीना छोड़ो, नीचे निकलो। ऐसे में अगर एक लड़की का भी पैर उसमें जाता तो वो किस गहराई तक जाता हम अंदाजा नहीं लगा सकते। भूटान अंदर से देखने को मिला। मनाली से एक कैंप ऊपर जाने में भी मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। आप ऐसे अल्टीट्यूड में रहते हैं जहाँ आपके पास पानी नहीं रहता है, पानी तो बनाते हैं आप। हेलो दोस्तों, आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने 1983 में माउंटेनियरिंग की शुरुआत की थी। इसी के साथ इन्होंने भारत में हिमाचल, उत्तरांचल और लेह लद्दाख में भी काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस किए हैं। इसी के साथ इन्होंने भारत के बाहर भी साउथ अफ्रीका में, तंजानिया, नेपाल और भूटान में भी एक्सपीडिशंस किए हैं। तो चलिए जल्दी से इनसे मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और साथ ही पूछते हैं आपके सवालों के जवाब। हेलो मैम। हेलो। तो आप बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इसमें? वैसे तो मैं पहाड़ी हूँ और लकी हूँ कि जहाँ से मेरा बर्थ प्लेस है वहीं पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की। और वो जब वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग वहाँ पे मिलती है, पर्वतारोहण के सारे ट्रेनिंग वहाँ पे होते हैं। तो आपने 2 बार माउंट एवरेस्ट भी आपने किया है, तो क्या एक्सपीरियंस कैसे? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग होता है। यहाँ पे 40-45 डिग्री जाता है और वहाँ पे -45 डिग्री रहता है। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, मैंने जब 1983 से मेरा माउंटेनियरिंग कैरियर शुरू किया मैंने अपना। और माउंटेनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आप 2 महीना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, 2-4 दिन बीमार हो गए तो बोलेंगे ठीक है आज बीमार हो गया, कल ठीक था, पहले तो ठीक था। हमारा फील्ड ऐसा नहीं है। हमारा फील्ड अगर 40 दिन का है तो आपको 40 दिन का तक आपका अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन उसमें 93 में जब सेलेक्ट हुए तो ऑल इंडिया से हम 40 लड़कियां थी, 40 वो भी सारे ट्रेनिंग किए हुए लड़कियां, बड़े अच्छी लड़कियां थी। और फाइनली हम लोगों का केवल फर्स्ट प्री एवरेस्ट हुआ, सेकंड प्री एवरेस्ट हुआ, उसके बाद हमका एवरेस्ट के लिए हम लोग गए और हम लोग 10 लोग लड़कियों का सिलेक्शन उसमें हुआ था। मैं बैड लक कहूँगी कि इतना टफ सिलेक्शन से अगर आप निकलते हैं। यंग एज थी उस टाइम, तो जुकाम हो गया इसलिए वापस आई मैं। केवल मेरा एक रीज़न था कि मुझे खांसी भी थी कैंप 2 में और मेरे को वापस आना पड़ा। तो फिर आपका एवरेस्ट नहीं होता है तो आपको एवरेस्ट के बराबर लक लेके आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता। तो मेरा 22-22.5 हज़ार फीट तक मैं पहुँची थी और बीमार हो गई, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। ऑलमोस्ट करीब 20-22 साल के बाद मैं फिर से ट्राई कर रही थी एवरेस्ट के लिए। बाकी एक्सपीडिशन में करती रही बीच में। तो 2015 में फिर मैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े विल पावर स्ट्रॉन्ग करके गई थी। लेकिन फिर बैड लक कहूँगी कि मैं वही कैंप, एडवांस बेस कैंप जो मैं इस बार मैं नॉर्थ साइड से गई थी, तिब्बत साइड से, 21,500 फीट पहुँची 24 अप्रैल को। और 25 अप्रैल को अर्थक्वेक आया, जो सबको मालूम है, नेपाल का अर्थक्वेक जो आया था। कि हम लोग तो नॉर्थ साइड में थे, साउथ साइड में तो बेस में ही मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर 20 से 22 लोग मर गए थे। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं अभी तो वापस जाना पड़ेगा। तो वो फिर बैड लक लेके फिर मैं वापस आ गई। तो ऐसा दोनों का एक्साइटमेंट भी कहूँगी, बहुत कुछ समझ में भी आया कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत भी होना चाहिए। तो विमला जी, आप एक बात बताइए कि आपने इतने सारे एक्सपीडिशंस किए हैं, तो क्योंकि हिमालय जाने के पहले तो काफ़ी सारे आपको तैयारी करनी होती है। ये तो नहीं कि आपने आज सोचा और आप कल चले गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके पहले की आपकी क्या तैयारी होती है, कैसे आपका प्रोसेस होता है? इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब तक आपका किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग किया हुआ नहीं होगा तब तक आप जा नहीं सकते। तो आपको ट्रेनिंग किया होना कंपलसरी है। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम लोग किसी एग्जीबिशन में जाते हैं और उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ बताई जाती है। क्योंकि माउंटेनियरिंग केवल फिजिकल फिटनेस के ज़्यादा मैं कहूँगी कि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्योंकि हम ऐसी जगह पहुँच रहे हैं जहाँ जिंदगी और मौत कभी बहुत नज़दीक से देखने को मिलता है, बहुत बार, और कब क्या हो जाएगा ये भी समझ में नहीं आता। तो आपका फिजिकली फिटनेस तो चाहिए, साथ में आपका पूरा मेंटल फिटनेस चाहिए। किसी भी एक्सपीडिशन में जाने से पहले अपनी तैयारी करनी पड़ती है, फिजिकल फिटनेस बनाना पड़ता है, अपना सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, हर सिचुएशन को कैसे फेस करना है वो समझना करके हम लोग आगे निकलते हैं। तो दोस्तों कि अगर आप लोग माउंटेनियर अगर बनना चाहते हैं तो आपको जो अभी मैम ने जो इन्फॉर्मेशन दी, आपको वो कोर्सेस करना कंपलसरी रहेगा।
अच्छा, वो कोर्सेज ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम के नहीं होते, शायद वो 28 डेज के होते हैं ना? 28 डेज के, कहीं उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में 28 डेज का है, मनाली में 26 डेज का है। ओके। पर ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से बेसिक कोर्स कर दीजिए, और किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपको बेसिक कोर्स में A ग्रेड मिलता है तो आप किसी भी अगले इंस्टीट्यूट में जाके आप एडवांस कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि आप अगर एक ही जगह से कोर्स करेंगे तो आप वही चीज़ें देखेंगे, लेकिन आप अगर 2 जगह से करेंगे तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस मिल ही गया, और सेम आप कोर्स कर ही रहे हैं और उसी में आपको एक नए जगह का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और वो नए लोकेशन को भी आप पहचान पाएंगे। ये बातें सुनने में या इनसे जानने में जितना आसान लग रहा है या वाह ऐसा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव ही बातें की है। तो मैम, आपके कुछ एक्सपीरियंस बताइए। अगर रात में आप सोए हैं और रात में स्नो बहुत गिर गई है, आपके तो रास्ते बंद हो गए पूरे, आपको तो पता ही नहीं रोड कहाँ पे है, क्या है, और वहाँ पे लोग नहीं है कि वो हटा देंगे और आप आगे चले जाओगे, ये ऐसी सब सिचुएशन होती है आपके साथ में? हुई है ऐसा सिचुएशन हो गया कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। और जब आप एज ए लीडर रहते हैं तब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको हर एक मेंबर का ध्यान रखना पड़ता है। केवल मेंबर का ध्यान नहीं रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अब रास्ता नहीं खुलेगा तो खाएंगे क्या, राशन तो खत्म हो जाएगा। आप ऐसे अल्टीट्यूड में रहते हैं जहाँ आपके पास पानी नहीं रहता है, पानी तो बनाते हैं आप। अब आपको आश्चर्य लगेगा पानी कैसे बनाते हैं, तो वही जो हमारा फ्रिज में आइस रहता है उसको पिघलाते हैं, वही हम वहाँ आइस ढूंढते हैं, स्नो नहीं ढूंढते। स्नो में पानी रहता ही नहीं, क्योंकि पाउडर जैसा रहता है। आप नारियल का पूरा वो स्नो समझ लीजिए, आइस जो आप फ्रिज में देखते हैं वो आइस है। तो हमको आइस खोद के लाना पड़ता है, उसको मेल्ट करना पड़ता है। उसको मेल्ट करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए ना, तो फ्यूल तो आप इतना लेके नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें कितना हमको मतलब प्लानिंग आपका परफेक्ट चाहिए कि आपको पानी बना के पीना है, और पानी नहीं पियोगे तो फिर आप समझ सकते क्या होगा उस अल्टीट्यूड में जहाँ पूरा ड्राई है। अब हमको लगता है अरे क्या बहुत अच्छा मौसम है, होता ड्राई का एक मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, कि उस अल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा ठंड है जी। रात को जो हवा में जो नमी रहती है वो ठंड के कारण नीचे जम जाती है, हवा ड्राई हो जाती है। अब ब्रीदिंग आप और मैं जैसे अभी बैठ के बात कर रहे हैं तो हमको पता भी नहीं चल रहा कि हमारी सांसें चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन उस अल्टीट्यूड में आप जाएंगे तो आपको आपकी सांसें भी सुनाई देगी और कितना फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो आप अंदर का पानी तो सब छोड़ रहे हैं ना बाहर, क्योंकि मुंह से भाप निकलती है, बाहर निकल जाता है, लेकिन ड्राई हवा ले रहे हैं, और उस ड्राई हवा लेने की वजह से स्किन भी ड्राई हो जाती है। बिल्कुल, स्किन मेरा ये चेहरे का जो है, मेरा ये स्किन है, तो मैं तो बोलती हूँ पता नहीं कितने बार नया आ चुका होगा, आप लोगों का तो वही होगा शायद में पर हमारा तो कितने बार चेंज हो गया, क्योंकि जब नीचे आते तो लेयर में निकलती है सारी। तो मेरे साथ हुआ है ऐसा, 2-3 बार हुआ है कि जब हम लोग बिल्कुल फंस गए थे, बिल्कुल हमारा लक्ष्य एकदम सामने दिखता, हम झंडा गाड़ने वाले थे, इतना स्नोफॉल हुआ कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप आगे बढ़े। तब तो मेरा जिम्मेवारी ये मेरे को बन गया था, झंडा गाड़ना तो छोड़ दीजिए, मेरे इन बच्चों को बचाओ जो अभी हम 12-17 लोगों के जो मेरा। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपने सुना कि बिमला जी जब बता रही थी कि इन्होंने 2 बार भागीरथी भी कंप्लीट किया है, तो 2013 में केदारनाथ फ्लड आपने सुना होगा कि गांव के गांव बह गए थे, ज़मीन फट गई थी, गाड़ियां सब बह गई थी, न्यूज़ में पूरा का पूरा वो चल रहा था। वो टाइम पे विमला जी अपने ग्रुप के साथ ऊपर थे, उसके बारे में बताइए आप मैम। सब कुछ ठीक चल रहा है, जो हमने दिल्ली में बैठ के प्लानिंग किया था उसी डेट को हमको सबमिट करना था। हम पीक के ऊपर पहुंचने वाले थे 16 जून को, लेकिन 13 जून से इतना मौसम खराब हो गया कि बहुत ज़्यादा। और हम लोग, हमारी 2 टीमें बन गई थी, एक टीम बिल्कुल समिट के नीचे 19,000 पे 21,500 के करीब, 21,300 के करीब है, और दूसरी टीम में 17,000 पे मेरे साथ 3-4 मेंबर्स लोग थे, और मेरी एक लड़की नीचे थी। मतलब 3 जगह हम लोग बटे हुए, 17 लोगों का हमारा परिवार। इतना हैवी स्नोफॉल शुरू हो गया, टेंट ढकने लगे सारे, और टेंट अगर आपका बहुत स्नोफॉल ज़्यादा हो गया, टेंट अगर आपका दब जाता है तो वो फट जाता है, क्योंकि वो कपड़ा है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग बनी हुई है। तो हम लोग को बहुत साफ करना पड़ता है, साफ करते रहना पड़ता है। उतनी ठंड, जहाँ रुला देने वाली ठंड रहती है, स्नो गिर रही है और आप क्लीन करते जा रहे हो। बिल्कुल, उसको बाहर निकल के आपको साइड से, अगर साइड से भी दब गया तो प्रेशर पड़ के वो फट जाता है, तो आपको बाहर जाके उसको चारों तरफ से साफ करना पड़ता है। अंदर से तो ठीक है, हाथ मारो तो नीचे खिसक के नीचे आ जाता है, लेकिन साइड से अगर दीवार बन गई तो आप वैसे भी दब जाओगे। तो रात भर चिल्लाते रहो, निकलो लड़कियों, बाहर निकलो, टेंट साफ करो, ये करके। डर ये था कि ऊपर की लड़कियों का मेरा, और वॉकी टॉकी हमारे पास रहता है, वॉकी टॉकी से मैंने बात की तो वो लोग वॉकी टॉकी उठाया नहीं, इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमारे पास बैटरी बहुत कम होती है, और उस अल्टीट्यूड में बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन सुबह का समय हमने डिसाइड किया था कि 5 बजे, अरे सुबह 5 बजे भी नहीं उठाया, मैं तो डर गई थी, लेकिन 5:15 बजे उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया तो मेरे सिर पर जो एल्टीट्यूड पुटर था उसने उठाया। तो मैंने बोला, दाजू कैसे हो? बोले ठीक है। मैं कहा मेरी लड़कियाँ कैसी हैं? बोले सब ठीक है। मैंने बोला नीचे आ जाओ। बोले नीचे? मैंने कहा यस नीचे उतरो सर। मैं कहा सब कुछ छोड़ दो और तुम नीचे उतर जाओ।
सामान वहीं छोड़ के सब केवल अपना स्लीपिंग बैग और रक्षक लेके आना, टेंट छोड़ दो, सारे इक्विपमेंट छोड़ दो, सब कुछ खाना पीना छोड़ो, नीचे निकलो। और हम जहाँ थे वहाँ से हम लोगों ने सुबह वहाँ से फिर हम लोग जैसे कैसे नीचे उतरे, उसके मतलब मैं कहूँगी कि मैंने इतने सारे एक्सपीडिशन किए कि लेकिन मेरा भागीरथी 2 एक्सपीडिशन बहुत कुछ सीखा हमने उसमें से, कैसे वहाँ से निकल के आए। एक समय में खाना हमारा गैस सिलेंडर ऊपर छूट गया, नीचे हम बेस कैंप में पहुँचे तो हमारे पास सिलेंडर ही नहीं था। रात भर टेंट के नीचे पूरा पानी, छोटे से टेंट में 17 लोग, 17 तारीख को थे हम लोग। फिर रात को मैंने वो बच्चियों से भी पूछा भाई कल का दिन कैसे होगा, तो वो लड़कियों की जो उन लड़कियों ने बोला वही मेरे को भी वही चल रहा था दिमाग में, क्योंकि हम नीचे आके गंगोत्री ग्लेशियर से ऊपर हमको उतरना था। ग्लेशियर वो हिमनद होती है और उस ग्लेशियर के नीचे में क्रैक, उसको क्रेवास बोलते हैं हमारे टर्मिनोलॉजी में, वो बहुत सारे थे। जो ऊपर जाते समय तो दिखे हमको सारे, तो दिखे तो हम उससे बच गए, भाई उसको थोड़ा अवॉइड करो, ऐसा करो। लेकिन अब तो सब हिडन हो गया ना, ऊपर से बर्फ जम गई है, पता ही नहीं है। ऐसे में अगर एक लड़की का भी पैर उसमें जाता तो वो किस गहराई तक जाता हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इनकेस अगर कोई लड़की उसके अंदर चली गई, ट्रेनिंग हमको सब कुछ है लेकिन इक्विपमेंट नहीं है, तो क्या करना पड़ता? या तो उसको मरते छोड़ देना पड़ता या उसके साथ बैठे रहना पड़ता कि देखते रहो अब क्या करें, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन आए, पर मैं ये कहती हूँ कि माउंटेनियरिंग में बहुत बार आपका एम चेंज हो जाता है। आप सोच के जाता है कि हम झंडा गाड़ के आएंगे, लेकिन उससे बड़ा एम ये था कि इन 17 लोगों को बचाना। जैसे जैसे हम भागीरथी से पीक से नीचे उतरते, बेस कैंप से नीचे आने लगे और हमने देखा कि रास्ते में पूरा पहाड़ का मलबा गिरा हुआ, माउंटेन भरड़, माउंटेन गोट जो वहाँ पे जंगली जानवर है वो मरे पड़े हुए, और पूरा एरिया पूरा कीचड़ फैला हुआ। तो थोड़ा बहुत समझ में आने लगे था कुछ न कुछ हुआ है, धरती ऐसी हिली है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर जैसे जैसे नीचे आए हम लोग, जब भुजवासा पहुंचे जहाँ 80 लोग फंसे हुए थे, तब समझ में आया कि ये तो इतना, केदारनाथ में इतने लोग मर गए, इतना कुछ हो गया। आपका इतने सारे आपने एक्सपीडिशंस किए हैं, तो सबसे वाव वाला आपका कौन सा एक्सपीडिशन था? हम लोगों का 93 एवरेस्ट का 25वां साल सेलिब्रेट किया। तो हमारी जो डिप्टी लीडर थी वो बोली कि हम 25वां साल मना रहे हैं तो लोग होटलों में जाके बड़े बड़े पार्टियां करते हैं, ऐसा करते हैं, हम क्यों ना अलग करें। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी सोचिए अब क्या। तो उन्होंने कहा हम किसी पीक पे जाएंगे। मैं, सविता धपवाल, डिकी डोलमा और जी अनीता देवी, हम चारों 93 एवरेस्ट में थे। तो हम लोग गए, हम लोगों ने भी मनीरंग पीक समिट किया। तो एक बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों, 25 सालों के बाद फिर भी हम लोग माउंटेनियरिंग उसमें गए और हम लोगों ने भी समिट किया। तो ऐसे हम लोगों ने 11 लोगों ने वो समिट किया। 18 जुलाई अगस्त में हमारा एक्सपीडिशन था, तो वो एक थोड़ा सा अलग से हटके था। तो आपका इंटरनेशनल वाला एक्सपीरियंस कैसा था? भूटान जैसे आप गए हैं, आप नेपाल किया है, तंजानिया, मेरे ख्याल से वो साउथ अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है वो। मैं सबसे पहले भूटान का बताना चाहूँगी। भूटान में मैंने ट्रैकिंग किया, स्नोमैन ट्रैक। आप अगर गूगल में स्नोमैन ट्रैक डालेंगे तो वर्ल्ड के टफेस्ट जो ट्रैकिंग है उसमें उसका नाम आता है। तो ये 2010 में मुझे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने अरेंज किया था, जिसमें मिस बचेंद्री पाल दीदी ये लीडर थी। तो उसमें जाने का बहुत मौका मिला। मैं तो उनको हमेशा धन्यवाद कहूँगी कि अदरवाइज मैं कभी कर नहीं सकती थी वो। दोस्तों, बचेंद्री पाल जो ये बता रहे हैं वो इंडिया की फर्स्ट लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कंप्लीट किया था 1984 में। तो ये स्नोमैन ट्रैक जो है वो 11 पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं। 10,000 फीट से लेके करीब 17,500 फीट तक वो पासेस हैं, अलग अलग हाइट के पास हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला और भूटान अंदर से देखने को मिला, जो कि बहुत मुश्किल रहता है। आप बाजार तो घूम सकते हैं, लेकिन इतने इंटीरियर में जाके वहाँ के कल्चर को समझना, वहाँ के लोगों को पहचानना बहुत अच्छा लगा मेरे को। विमला जी, आपने 2018 में चंद्रपुर के आदिवासी बच्चों को आपने तैयार किया और उन्होंने माउंट एवरेस्ट का पिक सफलतापूर्वक उन्होंने कंप्लीट किया है, तो उसके बारे में बताइए। 2017 के जुलाई में हमारे चंद्रपुर के जो डीएम साहब थे उस टाइम, आशुतोष सलील सर, ये हमारे साथ कैंप में आए थे, हमारे साथ हिमालय आए थे। और वहाँ से आने के बाद ऐसे उनके मन में आया कि हम भी अपने बच्चों को कुछ कर सकते हैं। तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए कुछ हो सकता है। तो सलील सर ने कहा, जो हमारे इस डिपार्टमेंट के ट्राइबल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीषा वर्मा मैडम, उनको फ़ोन करके उनसे उनके सजेशन पूछे कि कुछ कर सकते। तो मैडम की ये भी सोच थी कि हाँ, हमारे बच्चों को एवरेस्ट भेज सकते हैं क्या। इन बच्चों के साथ ये कहूँगी कि केवल इनके अंदर सब कुछ है, इनके अंदर ताकत है, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, एक सच्चे माउंटेनियर होने की हर चीज़ है इनके अंदर। क्या नहीं है? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, जानकारी नहीं है, जो वो हमको इनको प्रोवाइड करना था।
तो हम ऐसी जगह उनको लेके जा रहे हैं जहाँ बहुत कुछ भी हो सकता है, तो हम उनको अंधेरे में रखना नहीं चाहते। तो हर दिन यहाँ पे उनको वीडियो दिखाया जाता था कि भाई माउंटेनियरिंग क्या है, उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई स्पोर्ट्स है। तो वहाँ से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और वो सब यहाँ से हमने फिर उसके बाद उनको शेखर बाबू के यहाँ तेलंगाना में भेजा, वहाँ पे सेकंड उनका स्टेप था। वहाँ से फिर सिलेक्शन हुआ, फिर उनको दार्जिलिंग में भेजा, फिर वहाँ से सिलेक्शन करके फिर लेह लद्दाख लेके गई, मैं उनके साथ में थी, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। फिर वो फाइनल सिलेक्शन वहाँ से करने के बाद यहाँ उनको 20 दिन रखा गया। तो मैं कहूँगी कि उनको तो इतना कुछ सिखाना पड़ा कि खाना उनको टेस्ट ही नहीं मालूम, जो यहाँ खाते हैं वो वहाँ तो मिलने वाला नहीं। दूसरी बात जो उनको बहुत ज़्यादा एक दिमाग में चल रहा था कि इनको प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा भाषा, क्योंकि ये तो ना इंग्लिश बोल सकते हैं, वो शेरपा भाषा तो सवाल ही नहीं है, और वो लोग वो समझते नहीं है जो हम बोलते हैं। तो एक कॉमन भाषा जो रहेगी हिंदी, वो शेरपा लोग काफ़ी हिंदी बोल लेते हैं। तो यहाँ जिस दिन से उन्होंने पैर रखा हमारे इस सेंटर में, उस दिन से हमने कहा तुम टूटी फूटी आधा मराठी आधा कैसे भी बोलो, पर हिंदी में बात करना है। 10 में से 5 बजे समीर एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ के आए। उनका जब सक्सेसफुल रहा है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनका नाम लिया। इवन उन्होंने मन की बात में तो बोला है। 15 अगस्त के दिन उन्होंने पहला सेंटेंस उनका ये था कि चंद्रपुर के आदिवासी बच्चों ने तिरंगे को माउंट एवरेस्ट की चोटी में फहरा के तिरंगे की शान बढ़ाई है। इतनी अच्छी बात उन्होंने बोली। और फिर बाद में बच्चे प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, वहाँ से भी उनको प्राइज़ दिया गया, उनको घड़ियाँ दी गई। घड़ी के अंदर समिट लिखा हुआ, उनका नाम लिखा हुआ। कितनी बड़ी चीज़ है ना। तो विमला जी, जैसे ही चंद्रपुर से बहुत सक्सेसफुल हुआ बहुत अच्छे से, तो फिर गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने आपको बोला कि महाराष्ट्र का भी ऑल ओवर से अब बच्चे को लेना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस दिलाना चाहिए। ट्रैवल डिपार्टमेंट और मनीषा मैडम ने कहा कि आप हमारे महाराष्ट्र से बच्चों के लिए कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमारे 11 बच्चे गए तो मैं तो कहूँगी ये शायद में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 11 में से मेरे 9 बच्चे चले। वो सारे वो 18 साल के, जस्ट 18 साल, क्योंकि तिब्बत साइड से 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मेरे टाइप के, जैसे अब मैं माउंटेनियर तो नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्नोफॉल पसंद है, वाइट पहाड़ियाँ देखना बहुत पसंद है। तो अब क्योंकि हम लोग 45 डिग्री में हम लोग रहते हैं, एक बेसिक चीज़ें जो ध्यान रख सकते, जैसे भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लो अल्टीट्यूड में भी एक्सीडेंट होते हुए देखा है कि ऑक्सीजन का लेवल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं ले पाए इसलिए उनकी डेथ हो गई। या फिर उस अल्टीट्यूड में एक्लिमेटाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है क्या है कि हम लो अल्टीट्यूड में, हम सी लेवल में रहते हैं, सी लेवल से उठ के हम 9000, 8000, 6000 फीट तक जा रहे हैं। बॉडी को शॉक लगता है ना, आप एकदम से इस जगह से जाके एकदम उस जगह जा रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी को तो शॉक लगेगा। तो एक बेसिक चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आप चाहिए जरूर करो। मैं कहूँगी कि जिसके साथ जा रहे हैं उनका पूरा आप अच्छे ठोक बजा के पता करो कि कैसे लेके जा रहे हैं, कौन लोग साथ में जा रहे हैं, कौन लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग जिम्मेवारी उठाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि भेड़ बकरी जैसे सबको लेके जा रहे हैं चलो 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 चलो, ऐसा नहीं। तो अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पहली चीज़, क्योंकि आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ कोई नहीं है, आपका केवल वो बंदा है जिसके साथ आप जा रहे हैं, वो कैपेबल है कि नहीं है, इस चीज़ का सबसे पहले परीक्षण आपको करना चाहिए। हम लोग जैसे करते हैं, जो हमारा एक पैटर्न है, हम लोग करीब मेरे को तो अभी करीब 30 साल हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड को तो 35 ईयर्स इस फील्ड में हो गया। हमें यही काम है, बाकी हमारा कोई काम नहीं है। हम इसी को प्रमोट कर रहे हैं, केवल इतना कर रहे हैं कि लोगों को एक हिमालय का दर्शन करा के आ रहे हैं और उस चीज़ से एक्सपीरियंस करा रहे हैं, और अंदर में तुम्हारी जो छुपी हुई चीज़ें उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अगर उस एल्टीट्यूड में वो एक्लिमेटाइज नहीं हुआ तो उसका सिर दर्द होता है, उसको वॉमिटिंग होता है, उसको नौसिया आता है, वो खाना नहीं खाएगा, बहुत ही लेथार्जी जैसा होता है, वैसा फील करता है बच्चा। ये सारे सिम्टम्स है हाई एल्टीट्यूड के, ये समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका भी एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल रहेगा और आप सक्सेसफुल होकर वापस आएंगे। तो अभी हमारी बात हो रही थी विमला नेगी देवस्कर जी से। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए।